महाराज जी, अभी भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, जब पीछे दिल्ली राज्य की अगर हम बात करें, दिल्ली राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी और प्याज का मुद्दा इतना ज्यादा हावी हुआ कि सरकार गिर गई। अभी भ्रष्टाचार इतने, मतलब मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पर है अभी जो हिंदुस्तान में। पहले हम कहते थे हिंदुस्तानी दुनिया में कई लाख का घोटाला है, कई करोड़ का घोटाला है, अब लाखों करोड़ के घोटाले प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिस तरीके से विरोध होना चाहिए, जिस प्रचंड तरीके से इसकी मुखालफत होनी चाहिए भ्रष्टाचार की, वो कहीं तत्व अभी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है, एक भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक गैप आया है, शून्यता, राजनीतिक शून्यता। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेगी, मुझे लगता है कि कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। कर रही है, ये राजनीतिक शून्यता को प्रदर्शित करता है। एक और जब सत्ताधारी दल का नेतृत्व उस प्रकार की एक जो है नेत्री कर रही है, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं अन्य सभी चीजों में। जो चीज वर्तमान में है कि इतने भ्रष्टाचार हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता का शासन जरूर कहा जाता है, लेकिन उसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये भी है कि उस लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि जो भी करता है, भाई एक प्रतिनिधि है, वो क्या होता है, भाई हम ही लोग हैं, चुन करके जाते हैं। हमारे यहाँ 15 लाख मतदाता हैं, 8 लाख मतदाता मतदान करते हैं, 8 लाख मतदाता में से 4.5 लाख मुझे मिल गए, ठीक। लेकिन वो 4.5 लाख जो वोट मुझे मिले हैं, वो कितने में से मिले? 16 लाख में से मिले हैं ना। 11.5 लाख या 11.5 लाख लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया है, मेरे विरोध में थे। अगर सभी पोल करते तो हो सकता मेरे अगेंस्ट आता सब, ठीक बात है, ठीक है ना। लेकिन मैं 16 लाख लोगों के भाग्य विधाता हूं, और बस इतने तो भाग्य, इतने लोग पॉपुलेशन का अगर आप देखेंगे तो वह पॉपुलेशन पहुंचती है आपकी 20 लाख 25 लाख के बीच। आबादी तो ज्यादा, आबादी ज्यादा है वोटर्स की तुलना, तो उतने ज्यादा लोग। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी है कि पब्लिक अपने जनप्रतिनिधि को जब एक बार चुन लेती है तो उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। वे समझ लेती है कि अब तो जो भी करेगा ये ठीक करेगा, इसी को करना है सब। हम लोग जाते हैं तो मैं कभी क्षेत्रीय भ्रमण में निकलता हूं और शहर में ही निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि गंदगी है, नाली भटे पड़े हुए हैं पूरी तरह। तो मैं लोगों को रोकता हूं कि भाई सब सफाई क्यों नहीं कर लेते हैं तुम लोग? तो कहते हैं नगर निगम के लोग ही नहीं आए कि सफाई कैसे होगी। तो मैं कहता यार, कम से कम तुम लोग अगर अपने घर के सामने ही साफ कर देते या अपने घर के कचरे को नाली में डाल के एक जगह कूड़ेदान में डालते तो इतनी गंदगी तो नहीं होगी, ठीक। क्योंकि बीमार तो नगर निगम के लोग नहीं होंगे, बीमार तो आप लोगों को होना है। मच्छर पैदा होंगे, गंदगी होगी, तो बीमार तो आप लोगों को होना है। एक हर कार्य के लिए हम लोग निर्भर हैं शासन प्रशासन पर। इस यानी लोकतंत्र ने हमें मौलिक अधिकार दिए, लेकिन मौलिक अधिकार की आड़ में हम लोगों को अकर्मण्य भी बना दिया है। तो हमें अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का बोध नहीं हो पाया लोकतंत्र ने उससे। और दूसरा ये हो गया कि हम देखिए, लोकतंत्र की इस प्रणाली ने व्यक्ति को एक समान मताधिकार का प्रयोग करने की छूट तो दी है। चाहे राजा हो रंग हो, सब मतदान करेंगे, एक उसके मत का एक समान वो होगा, ठीक। जब एक समान मत का अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में हम आज तक सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर भी नहीं कर पाए हैं। देश में है, बहुत बड़ी संख्या में है, उसको हम लोग आज तक समाधान का रास्ता भी नहीं अपना पा रहे हैं। तो लोकतंत्र आज एक मजाक बन गया है। मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई, और
जहां पर जिसको मिला है वो उसका बेजा दुरुपयोग उस रूप में किया भी है, कर भी रहा है। एक तो ये है। दूसरा ये, यानी एक पक्ष तो ये कि जनता अपने प्रतिनिधियों को ही सब कुछ मान ली है कि वो जो करेंगे वो ठीक करेंगे, यह प्रवृत्ति गलत है। दूसरी ये कि मेरा ये मानना है कि जो मौन है ये किसी भयंकर बवंडर और आंधी से पहले का मौन है। और मुझे लगता है कि क्रांति के लिए दो बातें बहुत आवश्यक होती हैं। एक, आम उपभोक्ता वस्तु आम जनता से दूर हो जाए, यानी महंगा हो जाए बहुत ज्यादा। और दूसरा, पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई हो। ये दो बहुत बड़े आधार होते हैं किसी भी क्रांति के लिए। महंगाई किस रेट पे बढ़ी है? 6th पे कमीशन के आधार पर। इस देश की आबादी कितनी है? 125 करोड़ आज के दिन पर। कुल कर्मचारी देश के अंदर सरकारी कर्मचारी कितने होंगे? कुल मिलाकर के 5 करोड़। 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ठीक। कुल मिलाकर के 5 करोड़ लोगों का वेतन बढ़ा है। बाकी 120 करोड़ लोग क्या हैं? आज भी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। उनका आय उस रूप में नहीं बढ़ा है कि 5th पे कमीशन फिर 6th पे कमीशन, उस आधार पर तो नहीं बढ़ा है ना। ठीक है। यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं बढ़ा है। इस देश के अंदर सबसे अच्छी नौकरी क्या मानी जाती थी? पायलट की। और पायलट का वेतन पिछले 5 वर्षों में 30% घटा है। ठीक बात है, ठीक है ना। तो वह चीज, तो आम उपभोक्ता वस्तु आम जनता से दूर है, महंगाई चरम पर है। महंगाई किस आधार पर बढ़ रही है कि हमने 6th पे कमीशन लागू किया है। लागू किसके लिए किया? अपने उन कर्मचारियों के लिए ना। लेकिन क्या आम जनता का आय का आधार बढ़ा है? नहीं बढ़ा। मजदूर का बढ़ा है? नहीं बढ़ा। आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं कि हमने मनरेगा और नरेगा के नाम पर लोगों को रोजगार दिया है, इतना पैसा खर्च कर दिया। कितना किया आपने? 100 रुपया ना। अभी 120 इधर किया, वो मिलना शुरू नहीं हुआ है। साल में 365 दिन होते हैं और कितने दिन का आपने दिया है? 100 दिन का। एक व्यक्ति को कितना दे रहे हैं एक साल में? अगर वह मांगेगा तो 10,000 रुपये मैक्सिमम एक साल में वह कमाएगा। क्या 10,000 से किसी परिवार की 5 लोग अगर किसी परिवार में होंगे तो क्या 10,000 से उस परिवार की व्यवस्था चल पाएगी? ठीक, इस महंगाई में मैं कहता हूँ 10,000 रुपये तो उसके एक महीने का खर्चा है। 11 महीने क्या करेगा? भूखों मरेगा। ठीक है। आप बेवकूफ बना रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं सबके आपको। तो ये जो गलत व्याख्याएं हो रही है, आम उपभोक्ता वस्तु इस देश की 95% जनता से दूर होता जा रहा है। अगर आप मान देखिए, ये देश आज इसलिए अभी भी जीवित है और बना हुआ है, और आज भी इस देश में अगर जनता मौन है तो उसके पीछे कारण है कि बहुत संख्यक जनता खेती बाड़ी कर लेती है, ठेला लगा लेती है, खोमचा लगा लेती है, थोड़ा थोड़ा अपना कुछ न कुछ कर लेती है। यानी मैं कह सकता हूं कि भारतीय जो संयुक्त परिवारों की परंपरा और भारतीय परंपरा ऐसी थी कि उसने हर व्यक्ति को स्वयं स्वावलंबी बनाया। निर्भरता नहीं है हमारी आज भी सरकार पर उतना ज्यादा उसके लिए। यानी शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, मुझे लगता है बहुत सारे गांव हैं तो उनको तो पता ही नहीं कौन सरकार है कौन है। ठीक बात, कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अपने काम से मस्त है, अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेत में होता है, पैदा होता है, खाते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो जो है जंगल से घास फूस ला करके उसी को उबाल के खा लेते हैं। ठीक, उनको सरकारों से बहुत मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वह उस ओर बढ़ा रही है। इसलिए मेरा मानना है कि दूसरा तरीका वही है, जनता का मौन के पीछे किसी भयंकर क्रांति की आहट सुनाई दे रही हम लोगों को, और होगा। अभी महाराज जी, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया चंद रोज पहले। उस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मैं बेईमान नहीं हूं और मैं लेकिन मेरी बेचारगी है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाया, जो उसका लबोलवाब था। ये बात तो महाराज जी, हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो केवल कैश में नहीं है, वो काइंड में भी है। मतलब आप केवल पैसा ले रहे हैं यही भ्रष्टाचार नहीं है, आप उसके बदले आप कोई काम करवा रहे हैं
तो वो भी भ्रष्टाचार है। ठीक है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 7 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। हाँ। ऐसी परिस्थितियों में क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें कुछ उस तरह का पद छोड़ देना चाहिए था? या देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री का पद एक राजनीतिक पद है, पॉलिटिकल पद है। वो किसी पॉलिटिशियन को ही दिया जाना चाहिए था, किसी नौकरशाह को नहीं। नौकरशाह की एक प्रवृत्ति होती है गुलामी करना। जो गुलाम होगा, गुलामी की प्रवृत्ति जिसके अंदर होगी, उसकी कुछ मजबूरियां होंगी अपने आकाओं को खुश करने की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विद्वान हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्होंने कम किया है और एक्टर्स मीट में तो उन्होंने, मुझे लगता है, सब कुछ दूषित कर दिया। ये कहकर दिया कि मेरी मजबूरी है। भारत के प्रधानमंत्री 125 करोड़ की आबादी के देश का प्रधानमंत्री, संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, अगर ये कहता है कि मैं मजबूर हूं, तो इस देश में मजबूत कौन है फिर? एक प्रश्न तो ये। दूसरा ये कि वे पावर सेंटर कौन से हैं कि जो उन्हें मजबूर कर रहा है? क्वात्रोची को क्लीन चिट किसने दिया? किसके कहने पर दिया? सीबीसी की नियुक्ति के पीछे कौन लोग हैं? क्यों नहीं देश के सामने वो करते हैं? मैंने कहा ना कि राष्ट्र के प्रति अनास्था का भाव, नेहरू ने जो तेजाब भारत राष्ट्र की नींव में डाला है, वही भाव है, वही अनास्था है जो उनको वे पावर सेंटर राष्ट्र से महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं और उनकी मजबूरी उसमें वो आ रही है। अगर कोई पॉलिटिशियन होता तो वो इन दबावों में नहीं आता। चंद्रशेखर जी कुछ भी रहे होंगे, प्रधानमंत्री थे ना देश के, और 6 महीने थे। 6 महीने के अंदर ही राजीव गांधी ने एक बार उनसे कहा कि आप जो है हमारे साथ चलिए। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री पद रहे या जाए, लेकिन मैं आपके अनुसार नहीं चलाऊंगा। एक नौकरशाह में, एक पॉलिटिशियन में यही अंतर होता है। ठीक बात है। ठीक, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। वह रिजर्व बैंक के गवर्नर ठीक हो सकते थे, वह वर्ल्ड बैंक का कोई अधिकारी के रूप में ठीक हो सकते थे, लेकिन वह भारत के अंदर वित्त मंत्री के रूप में भी ठीक नहीं थे और प्रधानमंत्री के रूप में तो कतई नहीं ठीक थे। पिछले 6.5 वर्षों से तो यही देश की जनता ने देखा, यही अनुभव किया है। बहुत बढ़िया। तो इस पर संसद में भीतर और बाहर, हाँ, देखिए, संसद में लगातार इस पर चल रहे हैं और मेरा मानना है कि मैं अभी भी इस लड़ाई को बहुत अधूरी मानता हूं और मेरा मानना है कि जो एक राजनीतिक शून्यता है भारतीय राजनीति में, उसका विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। देश की जनता को तलाशने की आवश्यकता, उसको तलाशें। एक दूसरा, क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए, जिनके लिए राजनीति राष्ट्र से महत्वपूर्ण है, ऐसे तत्वों को राजनीति से पूरी तरह बेदखल करने की आवश्यकता है, बाहर करने की आवश्यकता है। अगर भारत राष्ट्र को अपनी जीवंतता को बनाए रखना है और अनंत काल तक अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाए रखना है, तो इस प्रकार के तत्वों को पूरी तरह राजनीति से एक सिरे से खारिज करने की आवश्यकता है। इस तत्कालिक शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो सकती है और मुझे लगता है जनता को इसके लिए आगे आना चाहिए। अब उसको नेतृत्व स्वयं देना चाहिए, किसी नेतृत्व के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल फिलहाल दिखाई दे रही है और ये होगा, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होना है ये। महाराज, जैसे मिस्र में हुआ, लीबिया में हो रहा, दूसरे और देखिए में हो रहा है। हाँ, इस तरह के हालात क्या यहाँ पैदा? देखिए, 2 चीजें हैं, जितनी मिस्र और लीबिया, मिस्र हो या लीबिया हो या फिर ट्यूनिसिया हो, इन देशों में तानाशाहों के भ्रष्टाचार का शिकार होना था और अंततः सैनिक हस्तक्षेप और सेना का ही हस्तक्षेप वहां पर होना है।
भारत के हालात उससे भिन्न है। भारत में एक तो कोई तानाशाह नहीं है, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है और मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर अन्य तमाम सभ्य देशों के लिए यह एक आदर्श हो सकता है, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली। वह यहाँ चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष ढंग से अपना कार्य करेगा तो करता है, तो भारत से अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। एक अभाव के बावजूद आम जनता सत्ता को बदलने का वो रक्तिमादा रखती है। भाई बिहार से बदतर स्थिति देश के अंदर किसी अन्य राज्य की नहीं, लेकिन बिहार ने वो करके दिखाया है ना। बिल्कुल ठीक है। वो चीजें सामने आई हैं। वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि आसमान से तबके और खजूर पे अटके वो स्थिति उन देशों में होने जा रही है, हुई है। जैसे आपके ट्यूनिसिया में सैनिक शासन अभी भी वहां पर आया है, एक तानाशाह हटा है, लेकिन सैनिकों के हाथों में सत्ता आई है। और अंततः देखिए, सैनिक शासन कभी भी लोकप्रिय शासन नहीं चला सकता है। पाकिस्तान हमारे सामने उदाहरण है। उसी प्रकार से आपके मिस्र के अंदर वही हुआ, ठीक, और लीबिया में भी यही होने जा रहा है। नेपाल हमारे सामने उदाहरण है। नेपाल है, नेपाल तो एक हिंदू राष्ट्र ही था, तो वो चीजें हैं। लेकिन भारत के अंदर जनता उसको करेगी, जनता उस चीज को करेगी और वो चीजें सामने आएंगी। और भारत के अंदर लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। बस नेतृत्व की जो शून्यता कहीं कहीं दिखाई दे रही है, उस शून्यता को भरने दीजिए।